हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आईसीटी यूनिट के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस मॉक टेस्ट में जितने भी सवाल हैं स्टूडेंट्स, ये अपकमिंग एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हर सवाल के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, जो कि आपको ध्यान से जरूर सुननी है। और अपकमिंग एग्जामिनेशन में इन्हीं ट्रिक्स की मदद से आप इजीली करेक्ट आंसर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकोगे। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपके रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें से जरूर आप लोगों को एग्जाम में घुमा करके या डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स आर, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स क्या होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो वेब पोर्टल, www ब्राउजर, सर्च इंजन या फिर कंपाइलर्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स देखो, गूगल पे सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, अपने मोबाइल फोन की ही बात करते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन से आप लोग गूगल में कुछ भी जाकर सर्च करते हो, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, वेब ब्राउजर्स का यूज करते हो। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। वेब ब्राउजर्स का यूज हम करते हैं, देखो, जैसे कि आप लोग गूगल क्रोम यूज करते हो, है ना। आप क्या करते हो, गूगल पे कुछ भी सर्च करना है, अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करते हो, अपना क्वेश्चन वहां पर लिखते हो जो भी आप सर्च करना चाहते हो, और फिर उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स भी जो है वो गूगल क्रोम की तरह ही होते हैं, एंड इसको वेब ब्राउजर बोला जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर www ब्राउजर्स हैं। अगर आप लोगों को वेब ब्राउजर्स बोला जाएगा, इसका मतलब है कि दोनों ही सेम चीजें हैं, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अब देखो, ये क्या है, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर और ये है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आप सभी को पता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो एज इट इज ये पूछा जा सकता है, एंड दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि वेब सर्च इंजन्स क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक डिफरेंस रखा है कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर्स में क्या डिफरेंस होता है। सो वेब ब्राउजर है आपके पास गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, और ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, सो ये सारे हैं वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स हमें मदद करते हैं इंटरनेट पे किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। वेब ब्राउजर्स का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें इंटरनेट में कुछ भी सर्च करने में मदद करते हैं। मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स के पास एक बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आप लोग सर्च करना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई भी ब्राउजर ही नहीं है, तो क्या आप लोग कुछ सर्च कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए वेब ब्राउजर्स यूज होते हैं। फिर वहीं वेब ब्राउजर्स के अंदर क्या चीजें आती हैं, वेब ब्राउजर्स के अंदर आते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन हमें मदद करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को सर्च करने में, जैसे कि गूगल है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में ये होता है कि क्या गूगल और गूगल क्रोम दोनों सेम चीजें हैं या अलग चीजें हैं। मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, गूगल और गूगल क्रोम अलग अलग हैं या सेम चीजें हैं।
ओके, सो देखो गूगल, जैसे कई लोग लिखते हैं www.google.com, ठीक है? सो ये गूगल हमें कुछ भी सर्च करने में मदद करता है गूगल क्रोम की मदद से, यानी कि ब्राउज़र्स की मदद से। वैसे ही याहू है, ज़्यादातर अगर देखें तो बिंग यूज़ होता था, याहू यूज़ होता था, लेकिन अब लोग ज़्यादातर गूगल और गूगल क्रोम को ही यूज़ करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे बता दीजिए। सो कंपाइलर्स, देखो कंपाइलर्स क्या होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये दोनों, ठीक है? कंपाइलर्स क्या होते हैं? कंपाइलर्स आर कंप्यूटर सोर्स प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। इसको आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है? देखो कंपाइलर्स भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कंपाइलर्स क्या करते हैं? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हमें मदद करते हैं, ठीक है? एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के कन्वर्जन में ये हमेशा हम लोगों को मदद करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब आप लोग फेसबुक चलाते हो, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो या कोई भी वेबसाइट चलाते हो, अमेज़न हो गया, ये हो गया, कोई भी वेबसाइट चलाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वो कैसे बनती है? वो बनती है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिना कंपाइलर के कभी भी रन नहीं कर सकती, ठीक है? सो इन चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। आप लोग मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताते रहिए। कोई डाउट है तो भी बताते रहिए, या इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप लोग फटाफट से मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू अ फॉर्म दैट इज इंटेलिजिबल टू द यूजर। सो जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एक इंटेलिजिबल सिस्टम में यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए कन्वर्ट करती है, ये इसमें पूछा गया है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बस थोड़ा-सा घुमा करके इसमें पूछा गया है। इसमें कहा है, देखो किस प्रकार का उपकरण डिजिटल संकेतों को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो। यानी कि एक जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सिग्नल्स को क्या करता है, आप लोग यूज़र हो, एबीसी नाम का कोई यूज़र है, वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, इस चीज़ में कन्वर्ट करके हमें देता है। वेरी गुड, फटाफट से बताइए मुझे। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बस कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा घुमा दिया गया है। यही तो हमेशा एनटीए करता है ना? एनटीए वही चीज़ों को रिपीट करता है, घुमा करके पूछता है ताकि स्टूडेंट्स थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है उसको बाहर निकलने में मदद करती है, हमें वो डेटा दिखाने में मदद करती है। आउटपुट डिवाइसेस का एक बेस्ट एग्जांपल मुझे बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। आउटपुट डिवाइसेस का एक बेस्ट एग्जांपल जो भी आपको आता है, आपने अगर पुराने सेशंस देखे हैं तो इस पे बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। वेरी गुड, डी आंसर करेक्ट आपने बताया है। ठीक है, सो 3 आंसर नहीं होगा, आंसर 4 होगा आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो आउटपुट डिवाइसेस देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रख दिए। जैसे आप लोगों के कंप्यूटर में मॉनिटर है, मॉनिटर क्या करता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, कोई भी डेटा है, कोई भी सॉन्ग है या कुछ भी हमारे कंप्यूटर के अंदर है, उन सभी चीजों को क्या करता है, हमें डिस्प्ले करवाता है, हमें देखने में वो चीजों को मदद करता है। सो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन। वेरी गुड, प्रिंटर आप कह रहे हो, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके बाद हेडफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर जो भी गाने हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी साउंड है, उसको हमारे तक पहुँचाने में मदद करते हैं। तो ये हेडफ़ोन्स क्या हैं? हेडफ़ोन्स हमारे पास होते हैं आउटपुट डिवाइसेज़, ओके? उसके अलावा मुझे बताइए जो माइक होता है, माइक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, फटाफट बताना।
तब तक हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है देखो, जैसे प्लॉटर, प्रिंटर और प्लॉटर में जो है कॉमन चीजें काफी होती है। जैसे प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर हम लोगों को छोटे छोटे से जो पेजेस होते हैं उनको प्रिंट करने में मदद करता है, लेकिन प्लॉटर में क्या होता है, जो बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, अगर हमें उनका हार्ड फॉर्मेट चाहिए तो हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। ओके, स्पीकर क्या करते हैं, जैसे हेडफोन्स हम लोगों को साउंड बाहर निकाल कर देते हैं, वैसे ही स्पीकर्स भी हमें साउंड बाहर निकाल कर देते हैं। ओके, गुड इवनिंग। आप लोग जल्दी से जॉइन कर लीजिए। आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं उनको भी कहिए जल्दी से जॉइन करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सभी के लिए। स्क्रीनशॉट आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर आप आउटपुट डिवाइस के लिए स्क्रीनशॉट लिख रहे हो चैट बॉक्स में, तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की या मोबाइल की स्क्रीन ऑलरेडी हमें कुछ दिखा रही है, हम तो बस उसको अपने रेफरेंस के लिए कैप्चर करके रख रहे हैं, दैट इज द स्क्रीनशॉट, है ना। तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, डिवाइस बोली जा रही है, स्क्रीनशॉट कोई डिवाइस नहीं है। डिवाइस का मतलब क्या होता है, जिस चीज को हम लोग टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ओके, साउंड कार्ड्स साउंड के लिए ही यूज होता है, वीडियो कार्ड्स वीडियो को हमें डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है ये। ओके, सो ये सारी हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया, जो हम लोग माइक यूज करते हैं, माइक क्या है, इनपुट है या आउटपुट है। सो आप कह रहे हो माइक आउटपुट डिवाइस है। माइक आउटपुट डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिसने भी आंसर दिया है ये बिल्कुल गलत है। मैं एक्सप्लेन अभी करती हूँ, आप लोग देखिए, घबराना मत कि आंसर गलत हो रहे हैं, हम आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। ओके, सो देखो, आप लोग सब लोगों के पास आज के समय पे क्या होता है, नेक बैंड होता है, ईयरफोन्स होते हैं। ईयरफोन्स आप सभी यूज करते हैं, या फिर मोबाइल का एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल में आप लोग जब आवाज सुनते हो तो आवाज आपको कहाँ से आती है, मोबाइल में आवाज आप लोगों को स्पीकर से आती है। इसका मतलब आवाज क्या है, अंदर से बाहर आउट हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आउटपुट। वहीं मोबाइल के अंदर आवाज कहाँ से जाती है, माइक के थ्रू जाती है। मोबाइल में छोटा सा माइक होता है, हमारे हेडफोन में माइक होता है, तो वो माइक क्या है, हमारी आवाज को मोबाइल के अंदर जा करके पहुंचा रहा है किसी दूसरे पर्सन के पास, है ना, पहुंचा रहा है। तो माइक इज एन इनपुट डिवाइस। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी देखो, मैं आप लोगों को इनपुट डिवाइसेस भी बताती हूँ। तो ये जितने भी फोटोज हैं, यहाँ से उस तरफ को, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, बाकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके, जैसे कीबोर्ड है, कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, हम बटन प्रेस करते हैं, कीबोर्ड बाहर है, इसका मतलब आउटपुट है, ऐसा नहीं होता। कीबोर्ड बाहर जरूर है, लेकिन इससे जब हम किसी की को प्रेस करेंगे तो वो क्या करता है, उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने में हमें मदद करता है। वैसे तो माउस भी हमारा बाहर होता है, उसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन माउस क्या करता है, अंदर का जो डेटा होता है, लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर का जो डेटा होता है, उसे हमें यूज करने में, उसे हमें एक्सेस करने में मदद करता है। सो माउस आउट सॉरी इनपुट डिवाइस है। इसको अच्छे से सुन लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर आएगा। ठीक है, जॉयस्टिक जो है वो गेम्स खेलने के लिए यूज होता है। ठीक है, जितने भी गेम्स होते हैं उसके लिए यूज होता है। जैसे गेम में अगर आपको गाड़ी को लेफ्ट राइट मूव करना है, तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हो। सेम ट्रैक बॉल भी होता है, यहाँ पर एक बॉल होती है, छोटी सी मूविंग बॉल होती है ये, इसको आप लेफ्ट राइट मूव करोगे तो आपके गेम के अंदर आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। स्कैनर, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैनर क्या होता है, देखो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। देखो, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पेपर है, एक कॉपी है, ठीक है। उस पेपर की अगर मैं फोटो लेकर के फोटो ले लेती हूँ, तो पेपर क्या था, पेपर हमारे पास हार्ड कॉपी थी। लेकिन जब हमने उसको फोटो बना दिया, यानी कि वो मोबाइल में आ गया, वो चला गया सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में। इसको नोट कर लीजिए, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करता है प्रिंटर, क्या करता है, देखो प्रिंटर क्या करता है, हमारे फोन के अंदर कोई फोटो है, कोई कागज है, किसी भी चीज की फोटो हमने खींची हुई है, उस फोटो को जब एक पेपर के ऊपर हम निकालते हैं तो वो काम करता है प्रिंटर। ओके, लेकिन अगर वही चीज, अगर कोई पेपर हमारे पास है, उस पेपर को हमें एक फोटो के फॉर्मेट में लेकर आना है, तो उसके लिए हमें मदद करता है स्कैनर।
ठीक है। सो ये होता है प्रिंटर और स्कैनर में डिफरेंस। अब आप लोगों ने देखो, सभी स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों ने यूजीसी नेट का जब फॉर्म फिल किया होगा, तो उस समय आप लोगों को लिखा होगा कि स्कैन्ड फोटो और स्कैन्ड आप लोगों के जो सिग्नेचर होते हैं वो आप लोगों को अपलोड करने हैं। कहा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि पेपर में जो आपका एक फोटो है, ठीक है, जो फोटो आपके कागज के रूप में होती है, उसको आपने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में फोटो के फॉर्मेट में लेना है और उसको फॉर्म के दौरान अपलोड करना है। ये मतलब होता है स्कैन्ड इमेज और स्कैन्ड सिग्नेचर का। ठीक है, क्लियर है इतना? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। टच स्क्रीन हमारा एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैम जो कैमरा होता है, लैपटॉप का कैमरा होता है, कंप्यूटर में कैमरा लगाया जाता है। ये क्या करता है, बाहर जो भी चल रहा होता है, मेरे लैपटॉप में कैमरा है, ये मुझे देख रहा है एंड जो मैं बोल रही हूँ हर एक चीज को कैप्चर करके रख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बाहर की चीजों को अंदर ले जाने में मदद कर रहा है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। माइक जो मैंने आप लोगों को बोला, ये माइक, सॉरी, माइक की ये स्पेलिंग रहती है, मैं इतनी देर से ये लिख रही थी तो गलत था। ओके, सो माइक ये रहता है, आप इसको माइक्रोफोन बोलिए। ओके, सो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कोई कंफ्यूजन है तो भी बताइए, क्लियर है कॉन्सेप्ट तो भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से फिर हम मूव करेंगे। आज हर एक चीज को मैं डिटेल में बता रही हूँ, कल इन्हीं टॉपिक्स पर क्विक रिवीजन एमसीक्यूज में लेकर आऊंगी, जिसके फटाफट हम आंसर्स पर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ डीटीएच चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7 इज बेस 24/7 बेसिस इज व्हाट? सो देखो यहाँ पर क्या होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 8 जो आज हम पढ़ रहे हैं आईसीटी, एंड आप लोगों की यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, ये तीनों ही यूनिट्स में ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कॉमन रहता है, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है कि मैम ने तो ये चीजें कुछ और ही करवा दी। हाँ, देखो आप पूछ रहे हो ना, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर का कागज, ये हम कंप्यूटर के अंदर की कोई भी चीज प्रिंटर क्या करता है, हमें कागज पर निकाल कर देता है, आउट करके देता है, तो ये आउटपुट हो गया। और इसी का उल्टा काम स्कैनर करता है, इसलिए वो इनपुट हो गया। ओके, सो इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ ग्रुप ऑफ डीटीएच चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7 बेसिस इज। एक डीटीएच चैनल है। वेरी गुड, आपने फटाफट आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा एक फ्री डीटीएच चैनल है जो कि एक एजुकेशनल चैनल है। ये एजुकेशनल चैनल 24/7 रन होता है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें, देखो आप लोगों ने, सबके घर में टीवी है। कई बार आप लोगों ने टीवी में चैनल चेंज करते हुए देखा होगा, किसी किसी चैनल पर बच्चे क्या, सॉरी, किसी किसी चैनल पर टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। आप दिन में 50 बार वहां से क्रॉस हो जाओ, वो 50 बार आपको टीचर्स पढ़ाते हुए ही नजर आएंगे। तो उस तरीके के जो टीवी में चैनल्स होते हैं, फ्री एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, वो सब स्वयं प्रभा की तरह काम करते हैं। वेरी गुड, आप सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की चल रही है। ओके, सो ये एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री चैनल्स होते हैं, 4-4 घंटे के सेशंस होते हैं। एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, मान लीजिए एक सेशन आपका 8 बजे से 9 बजे तक होता है सुबह, दूसरा दूसरा सेशन 9 से 10 बजे तक होगा, तीसरा 10 से 11 बजे तक होगा, एंड 11 से 12 बजे तक होगा। सो स्वयं प्रभा के अंदर इस तरीके के 4 सेशंस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर 1 आवर का ब्रेक लिया जाता है। ठीक है, 1 आवर का ब्रेक लिया जाता है, उसके बाद यही सेशंस रिपीट होते हैं। यानी कि अगर हम मानकर चले, 4-4 घंटे के यहाँ पर 4 सेशंस होते हैं, 5 सेशंस होते हैं। इस तरीके से 24 आवर्स को यहाँ पर कवर करवा दिया जाता है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा में मल्टीपल चैनल्स होते हैं, एंड हर एक चैनल को संभालने की, हर एक कोर्स को, हर एक कंटेंट को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग कंपनीज, कंपनीज तो नहीं बोल सकते, अलग अलग हम ये बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स को दी गई है, अलग अलग अथॉरिटीज को ये चीजें प्रोवाइड करवा दी गई हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग के कोर्सेज,
ठीक है? इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ की अगर हम लोग बात करें, सो उसके लिए कोई अलग अथॉरिटी को यहाँ पर असाइन किया जाता है। ठीक है, अलग अथॉरिटी को असाइन किया जाता है। वहीं अगर हम लोग स्कूल एजुकेशन की बात करें, सो स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे कोर्सेज बनाने हैं, कैसे उनको रेक्टिफाई करना है, किस तरीके से चीज़ों को प्रेज़ेंट करना है, ये सब चीज़ें। तो स्वयं प्रभा हायर एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें आप लोग 11th, 10th, 9th से लेकर के 12th तक की एजुकेशन को रखा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी स्वयं प्रभा के अंदर करवाई जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि कितने टोटल चैनल्स होते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि स्वयं प्रभा में हम लोगों को कितने डीटीएच चैनल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। स्वयं प्रभा के अंदर कितने डीटीएच चैनल्स हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके, तब तक मैं आप लोगों को चैनल्स की एक लिस्ट बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम लोग पहला चैनल देखें, चैनल नंबर 1, इसका नाम है वागेश। ओके, चैनल नंबर 1 वागेश है। ये बेसिकली जो ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको कवर करता है एंड इसको हैंडल किया जाता है हैदराबाद से। ओके, दूसरे चैनल का नाम है संस्कृति। संस्कृति जो चैनल है, ये आपका हिस्ट्री, आर्ट्स, फिलॉसफी, ह्यूमैनिटीज, इस तरीके के सब्जेक्ट्स को कवर करता है एंड इसको न्यू दिल्ली से हैंडल किया जाता है। सीईसी न्यू दिल्ली से इसको हैंडल किया जाता है। ओके, आप सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। इसमें टोटल 34 डीटीएच चैनल्स होते हैं, जो कि 24/7 यानी कि 24 घंटे रन होते हैं। एंड इसको 24 घंटे रन करने का ये बेनिफिट है कि अगर कोई बच्चा सुबह के सेशंस नहीं ले सकता, वो दिन को ले ले, दिन के सेशंस अटेंड नहीं कर सकता, शाम को अटेंड कर ले, शाम को भी नहीं पॉसिबल तो रात को कर ले, इसीलिए ये बनाया गया है। ठीक है, सो चैनल नंबर 3 का नाम क्या है? इसका नाम है प्रबोध। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, लेकिन टॉप 5 फिर भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चैनल नंबर 4 का नाम है सरस्वत। सरस्वत चैनल। ठीक है, ये जो है, ये जोधपुर से हैंडल किया जाता है। ये वाला आप लोगों का न्यू दिल्ली से हैंडल किया जाता है। एंड चैनल नंबर 5 का नाम है प्रबंधन। प्रबंधन जो है, ये जेएमआई यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, जामिया मिलिया। ठीक है, वहां से इसको हैंडल किया जाता है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट नेम्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए, मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा डिटेल में जाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय है, आपकी अगर कैपेसिटी है, आपको लगता है कि याद रह पाएँगे, तो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है? सो इसी के साथ अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे बता दीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। व्हाट इज दी वर्ल्ड वाइड वेब? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब सब लोगों ने यूज किया है। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया, हम वेब ब्राउजर्स का यूज करते हैं, हम इन सब चीजों का यूज करते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? सर्च करते हैं। मैंने लिख दिया www.globalonlineclasses.com, या फिर मैंने लिख दिया www.ugcnet.com। ठीक है, सो मुझे बताइए। वेरी गुड। चैनल नंबर 6 का नाम विदिक है। आप लोग, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि चीटिंग नहीं करके मुझे बता रहे होंगे सारे आंसर्स, है ना? तो किस-किस को ये चीज़ें याद हैं और कौन-कौन थोड़ा-सा गूगल सर्च करके बता रहे हो? फटाफट मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो देखो, हम आते हैं इस टॉपिक पर, WWW। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तब तक मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर आगे बढ़ती हूँ। WWW की फुल फॉर्म। ठीक है, सो देखो, कुछ भी आप सर्च करते हो, सो हम हमेशा www से शुरू करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, सामने लिखी हुई है ना? वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार में, वाइड का मतलब बहुत एक ज़्यादा एरिया ये कवर करता है। वेब का मतलब होता है जाल, यानी कि इंटरनेट का ये पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा जाल बन चुका है, नेटवर्क का एक इतना बड़ा जाल बन चुका है, जिसमें कि पब्लिक वेबसाइट्स को भी कवर कर दिया जाता है, जिसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट की मदद से ही एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है? पूरे वर्ल्ड में किसी भी तरीके की ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग कैप्चर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब की मदद ले सकते हो। सो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एनटीए की वेबसाइट आपने देखनी है, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस की वेबसाइट आपने देखनी है, तो आप लोग डायरेक्टली गूगल पे जाकर लिख सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन वेबसाइट्स, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर या फिर वेब ब्राउज़र। सो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं डी और बी, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। रीज़न बताती हूँ कि डी और बी क्यों गलत है। वेरी गुड, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, ए है। सिर्फ एक का ही आंसर ठीक आया है। ठीक है? सो देखो, पहले मैं गलत आंसर्स एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आप लोगों ने बोला, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क तो ये होता है, एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर हर एक चीज़ को डिटेल में ये कनेक्ट करता है। लेकिन नेटवर्क तो हम लोग घर में भी कनेक्ट कर लेते हैं। एक कंप्यूटर से राउटर को कनेक्ट कर दिया, राउटर से किसी और चीज़ को कनेक्ट कर दिया, तो ये भी एक नेटवर्क बन गया। तो क्या हम इसको डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसलिए ही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर यानी कि लिंक्स वाले प्रोसेसर जो होते हैं, ये भी इसका गलत आंसर है। वेब ब्राउज़र्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया। इसका करेक्ट आंसर है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन वेबसाइट। अब वेबसाइट्स आप लोगों को पता है कि क्या होता है। इसमें से भी क्वेश्चन है आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को ये मिलेगा एग्ज़ाम में कि वेबसाइट और वेब पेजेस में क्या डिफरेंस होता है? सो वेब पेजेस क्या होते हैं? अब देखो पहले वेबसाइट बताती हूँ। वेबसाइट सबने सुनी है, सबने देखी है। फेसबुक सब यूज़ करते हो, तो मैं इसी का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, ठीक है? फेसबुक में सबसे पहला पेज क्या आता है जिसमें आप लोग लॉगिन करते हो, आपने अपना अपना नेम और पासवर्ड वहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है? सबसे पहला ये हो गया। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास एक होम पेज आ जाता है, उसके बाद आप लोगों के पास एक सेटिंग्स वाला पेज आ जाता है, फिर आप लोगों के पास अपनी एक प्रोफाइल वाला पेज आ जाता है, एक आप लोगों के पास चैट जहाँ पर आप कर सकते हो, मैसेजेस वाला सेक्शन आ जाता है। तो ये एक फेसबुक का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, अलग-अलग पेजेज़ होते हैं। तो फेसबुक क्या है? देखो फेसबुक क्या है? फेसबुक एक वेबसाइट है ना? वेबसाइट के अंदर छोटे-छोटे अलग-अलग पेजेस होते हैं जिनको कि एक-दूसरे के साथ लिंक किया जाता है। हर एक पेज को हर दूसरे पेज के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक कर दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है? तो ये जो छोटे-छोटे पेजेस हैं, इनको बोला जाता है वेब पेजेस। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, तो वेबसाइट इसको नोट कर लीजिए। Website is a collection of web pages। छोटे-छोटे पेजेस को मिलाकर के बुक बनती है, वैसे ही छोटे-छोटे पेजेस को मिलाकर के वेबसाइट बनती है। ओके, एग्जाम्पल फेसबुक का ले रही हूँ, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, अमेज़न देख लो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट देख लो, सब में सेम चीज़ रहती है। क्लियर है इतना? कोई डाउट है? जल्दी से बताइए। एंड स्टूडेंट्स अगर ये सेशन पसंद आ रहा है, तो भी मुझे बता दीजिए, तभी हम कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को, ठीक है? ये देखो www.whatever you want to write you can write here। सेम क्वेश्चन है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक ही टॉपिक में से कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The World Wide Web is what? A massive network of networks which are made up of various computers। ठीक है, सो मैसिव नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। द इंटरनेट मेक्स यूज ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ये थोड़ा हायर लेवल का आईसीटी हो गया। अगर बेसिक क्लियर है तभी हम इस पे जाएंगे। नेक्स्ट है अ कंपनी दैट अलाउ अ यूजर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसमें बोला गया है कि www एक कंपनी है, ये एक कंपनी है जो कि क्या करती है, हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट विच आर स्टोर्ड ऑन वेबसाइट। सो इसका आंसर जरूर आपको आता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मल्टीमीडिया वेब पेजेस और अन्य दूसरे दस्तावेजों का संग्रह है ये, जो कि वेबसाइट पर भंडारित स्टोर किया किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? आप लोग मुझे बता नहीं रहे हो, कोई कंफ्यूजन होगा फिर आप लोग बोलोगे कि मिस हो गया था ये टॉपिक, तो जल्दी से बता दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन BIOS? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम में ना ये TCP/IP प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, सिर्फ इसके फुल फॉर्म बता देती हूँ। TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, सो TCP/IP की फुल फॉर्म रख लीजिए याद, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन BIOS? फुल फॉर्म्स पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि वो आपने देखी है या नहीं देखी है। अगर उसको पढ़ लोगे तो उसके अलावा कहीं और से आपको फुल फॉर्म्स पढ़ने की जरूरत नहीं है उस वीडियो के अलावा, ठीक है? नहीं देखा है तो बता दीजिए। करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही डी, इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए जो भी सिस्टम हम लोगों को मदद करता है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह सब इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये देख सकते हो, ये प्रोग्राम है कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। इसके अंदर हमारा हार्ड डिस्क, अडेप्टर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने अभी तक पढ़ी हैं, वो सभी चीजें आ जाती हैं। ओके, सो आपने मेरी वो फुल फॉर्म्स वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप सभी को इस वीडियो के एंड में एक लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वहां पर अंकिता सूद के नाम से आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर ICT जनरल एब्रिविएशन के नाम से एक वीडियो होगी, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। एंड अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहां पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं PDF भी शेयर कर दूंगी उस जनरल एब्रिविएशन वाले वीडियो की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर? सो प्रिंटर हमने डिटेल में डिस्कस किया, प्रिंटर का एक टाइप होता है डेजी व्हील। सो वो किसके अंदर आता है? देखो आंसर मैंने डायरेक्ट बताया है, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। सो प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? देखो, अब देखो हम लोगों को तो ना पेपर पे प्रिंट होने से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं होता कि अंदर प्रिंटर कैसे काम कर रहा है, लेकिन एग्जाम में इन लोगों को इसकी जरूरत होती है, इसलिए ये क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, डी बोल रहे हो आप लोग, तो डी गलत था इसका आंसर, सॉरी बी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोला है आपने। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं, थोड़ी सी वर्किंग मैं बता देती हूँ। मान लीजिए ये प्रिंटर है, ठीक है, और ये है पेपर। इम्पैक्ट का मतलब होता है जो उसके साथ टच होता है, जहां पर प्रिंटर और पेपर आपस में टच होकर के पेपर में प्रिंट करते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जो नॉन इम्पैक्ट होता है वो टच नहीं करते, वो लेजर के थ्रू, स्प्रे के थ्रू वर्ड्स को प्रिंट करवाता है, वो सब नॉन इम्पैक्ट के अंदर आ जाते हैं। ये होता है इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का मतलब। ठीक है, तो इस चार्ट को आप याद रख लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील्स। ठीक है, सो ये देखो डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर, कैरेक्टर प्रिंटर आ गया इम्पैक्ट के अंदर। ओवरऑल कहने की बात यही है कि इस चार्ट को आप लोग याद रख लीजिए, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, और भी प्रिंटर्स होते हैं, LED प्रिंटर्स हैं, फोटो इंजेक्ट प्रिंटर है, मल्टी फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर्स है, 3D प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो आपको हिंदी मीडियम वालों को पता होगा कि प्रियंका मैम ने ये प्रिंटर्स को बहुत डिटेल में बताया है, तो आप लोगों के आई नो सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, है ना? क्लियर है या कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। Next question is which of the following is the correct statement in the context of Web 2.0 facility? वैसे तो ये 2.0 होता है, लेकिन ICT में इसको 2.0 बोलते हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में 2.0 बोला जाता है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है, अभी देखो जो दिसंबर 2022 वाला एग्जाम हुआ था ना फरवरी और मार्च में, उसमें से लगभग हर एक शिफ्ट में इस वेब 2.0 में से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके पहले जो जून 2022 वाला एग्जाम हुआ था, उसके भी लगभग हर एक शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। सो वेब 2.0 फैसिलिटी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है?
कम्युनिकेशन ऑन दीज फैसिलिटीज इज मोस्टली वन वे, यानी कि 2.0 में जो भी चीजें होती हैं मैक्सिमम मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, ये आपके पास कहा गया है कि वन वे होती हैं, यानी सिर्फ एक ही तरफ से इसमें डेटा को ट्रांसफर या कन्वर्ट किया जाता है, दूसरी तरफ से नहीं किया जाता है, ये इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बोल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि कंटेंट ऑन दीज फैसिलिटीज इज जनरेटेड मोस्टली बाय यूजर्स। अब देखो, इस स्टेटमेंट का आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा, वो कैसे। वेब 2.0 के अंदर ये सारी चीजें आती है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी चीजें, गूगल है, ये सब चीजें वेब 2.0 के अंदर आती है। अब ये सब होता क्या है, देखो इसके ऑप्शन में लिखा है कंटेंट ऑन दीज फैसिलिटीज इज जनरेटेड मोस्टली बाय द यूजर्स, यानी कि इन सुविधाओं पर सामग्री ज्यादातर उपयोगकर्ताओं के द्वारा उत्पन्न की जाती है। फेसबुक यूज आप लोग करते हो, इसमें डेटा कहाँ से आता है, आप लोग ही तो अपलोड करते हो, जो यूज कर रहे हैं वही तो अपलोड करते हैं। यूट्यूब आप लोग देख रहे हो, हम लोग यूट्यूब को यूज करते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम यूट्यूब पे बना भी तो रहे हैं। तो ये सब वेब 2.0 के अंदर आता है। वो कोई भी वेबसाइट, वो कोई भी चीज जिसमें कि यूजर ही उसके अंदर डेटा डालता है, यूजर ही उसमें कंटेंट को जनरेट करता है, वो सब 2.0 वेब के अंदर आता है। अब जैसे अमेज़न वगैरह है, उसमें हम लोग कंटेंट को क्रिएट नहीं करते, तो वो वेब 2.0 के अंदर नहीं आएँगी चीज़ें। वैसे ही वेब 2.3 जो है, वो भी एक इम्पोर्टेंट अभी चीज़ आ चुकी है। इसमें आप देख सकते हो, वेब 2.0 आर वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस दैट मेक्स यूज़ ऑफ यूज़र जनरेटेड कंटेंट फॉर एंड यूज़र्स। ठीक है? फॉर एंड यूज़र्स, Web 2.0 is characterized by greater user interactivity and collaboration, more pervasive network connectivity and enhanced communication channels। इसमें क्या करता है, ये लोगों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, लोगों के एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बढ़ाता है, उनके नॉलेज बढ़ाता है, कम्युनिकेशन वो ज़्यादा करते हैं इस तरीके की चीज़ों में। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हो। एंड वेब 2.0 में 2.1 की तरह बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, जैसे वेब 1.0 की अगर बात करें, 1.0 की बात करें, तो इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि यूजर सिर्फ चीजों को रीड कर सकता था, अपनी तरफ से कोई फोटो वगैरह ऐड नहीं कर सकता था, कुछ भी चीजें नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट म्यूजिक फाइल्स। स्टेटमेंट 1 बोलती है, अ म्यूजिक क्लिप स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट वुड टेक अप मोर मेमोरी देन सेम क्लिप स्टोर्ड इन WAV फॉर्मेट। ये क्वेश्चन ऐड करने का मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि देखो, एग्जाम में आप लोगों से फाइल फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता है फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं? नहीं पता होगा काफी स्टूडेंट्स को। अब देखो, आप लोगों से जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि .mp4 कौन सी फाइल है। .mp4 क्या आपके पास ऑडियो फाइल होती है, या फिर वीडियो फाइल होती है, या फिर ये इमेज फाइल होती है, ऐसे पूछा जाएगा। .gif क्या होता है, .png, .jpg, ये सब क्या होते हैं, इमेज के फाइल फॉर्मेट होते हैं, इमेज के एक्सटेंशंस होते हैं, है ना। एक्सटेंशन का मतलब होता है, जैसे हमारा सरनेम हमारी कास्ट हमारी कैटेगरी हमें बताता है, लोगों को हमारे सरनेम से हमारे कैटेगरी हमारे कास्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, वैसे ही फाइल्स में, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं, उनमें एक फॉर्मेट होता है, एक एक्सटेंशन होती है जो कि उस फाइल का टाइप बताती है। जिसमें बोला गया है कि म्यूजिक फाइल जो कि MP3 फॉर्मेट में होती है, वो ज़्यादा मेमोरी लेती है अगर हम उसको WAV फॉर्मेट के साथ कंपेयर करें। करेक्ट आंसर बिल्कुल बी है, एक आंसर यहाँ पर नहीं होगा। देखो, स्टेटमेंट 2 बोलती है, म्यूजिक फाइल स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट आर बेटर क्वालिटी देन स्टोर्ड इन WAV फॉर्मेट। इसमें बोला है कि MP3 वाली म्यूजिक फाइल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, WAV वाली नहीं होती। इसका कारण ये मैं बताती हूँ, दोनों स्टेटमेंट्स गलत क्यों है। MP3 एक कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, जिसकी वजह से उसका साइज जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसमें ऑडियो की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑडियो की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं अगर हम WAV की बात करें, तो ये अनकंप्रेस्ड ऑडियो फाइल होती है, एंड ये अपने
ओरिजिनल फॉर्मेट में ही रहती है, जिससे कि ये फाइल का साइज लार्जर रहता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, म्यूजिक फाइल क्लिप स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट वुड टेक अप लेस मेमोरी देन दूसरी वाली फाइल। ये वाली स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। ठीक है, सो सेम रीजन ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 को भी एक्सप्लेन करता है। क्वालिटी वाला जो रीजन मैंने बताया, तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल फॉल्स हैं, दोनों की क्वालिटी अच्छी होती है। एक चीज कीवर्ड आप लोग याद रख लीजिए कि कभी भी अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन में वीडियो की क्वालिटी की बात की जाए ना, तो वहां पर कभी भी दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स नहीं होती, क्योंकि वीडियो अगर कंप्रेस हो जाती है या कुछ और हो जाता है तो वीडियो की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग ऑडियो में देखें, ऑडियो को कंप्रेस करो या जो मर्जी करो, ऑडियो की क्वालिटी में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ability to read and write each piece of information in a storage device in approximately the same length of time of its location is called random access। डायरेक्ट मैंने आंसर बता दिया, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस को डायरेक्ट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है, and it has gained interest due to the fact that one can retrieve a record irrespective of the पोजीशन इन विच इट इज लोकेटेड। डायरेक्ट एक्सेस होता है यानी कि कंप्यूटर के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को किसी भी जगह पर हम स्टोर कर दें, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग रख लें, तो भी क्या होगा, उसको हम बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वो होता है रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, वेरी गुड, आपके सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं। बहुत अच्छे से आप लोग चीज़ों को पढ़े हुए हो, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है आप लोगों के रिप्लाईज के साथ। अभी भी कोई डाउट है मुझे बता दीजिए, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी डाउट है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो अगर हमारे, तो वहां पर भी बता सकते हो। वी ऑल्सो हैव वन टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर भी आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो। ओके, अगर ये सेशन पसंद आया है एंड स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि डेली हम इन सेशंस को कंटिन्यू करें, तो भी आप मुझे चैट करके चैट बॉक्स में बताइए, तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। Which of the following is a job of DNS? So DNS क्या होता है, ये कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम्स ये होते हैं, तो इसका रोल क्या होता है, ये नेम को डिस्प्ले करता है, फाइल्स को ट्रांसफर करता है, आईपी एड्रेस को डिस्प्ले करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है आईपी एड्रेस डिस्प्ले। सो आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेगी चीजें। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या होता है, हर एक कंप्यूटर सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हर एक इंसान का अलग से एक आधार नंबर होता है ना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, हर एक सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। Next question is, which of the following are self-replicating malicious code independent of the action of the user but slow down the processes on entering a network? तो इसमें ये कहा गया है कि वो कौन सी चीज होती है जो कि अगर आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर एक बार चली जाए, तो वो अपने आप की कॉपी खुद से बनाती जाती है। यानी कि एक चीज जाती है तो उसकी दो कर देगी, दो से वो चार हो जाएंगे, चार से वो उसको और डबल करता जाएगा, अपने आप को वो डुप्लीकेट करता जाता है, रेप्लिकेट करता जाता है, चाहे उसमें यूजर ने यानी कि कंप्यूटर यूज करने वाले का कोई हाथ हो या ना हो। एंड उसके होने से क्या होता है, कंप्यूटर में अगर हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो वो उसकी स्पीड को भी कम कर देता है। सो इसका करेक्ट आंसर है वायरस। आप सभी ने वायरस के बारे में जरूर सुना होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जहां पर हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन्स में भी वायरस आ जाते हैं। कई बार आप कोई डाउनलोड करते हो गाना या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हो जो कि हार्मफुल बताते हैं, तो वहां से आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। एंड वायरस, अगर एक वायरस भी आता है तो वो अपने आप को बढ़ाता जाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम मीन्स व्हाट? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम और रोम में से आप लोगों को एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो रैम की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम रहेगी। रैंडमली अगर हम लोगों को मेमोरी को एक्सेस करना है, तो उसके लिए रैम हम लोगों को मदद करता है। ठीक है, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, रैम से ही रिलेटेड है।
तो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि रोम क्या होता है, ROM, रोम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो भी क्या कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद करोगे एंड कमेंट करके मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपने आंसर सही दिया है या फिर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा इन अ कंप्यूटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। सो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, जैसे इमेजेस है, फाइल्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपका सॉन्ग हो सकता है, वो किस फॉर्मेट में कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, देखो अब जैसे मैंने कंप्यूटर में ए लिख दिया या फिर मैंने कंप्यूटर में अपना नाम लिख दिया अंकिता, ठीक है। सो होता क्या है, कंप्यूटर अंकिता को नहीं समझता, कंप्यूटर को नहीं पता ABCD क्या होता है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज, एंड बाइनरी लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है, सिर्फ 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होती है। अब आप बोलोगे कि ए को कंप्यूटर 0 या 1 के फॉर्मेट में कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इस पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन में बताऊंगी कि कैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और कैसे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल ये याद रखिए कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज समझता है, वो होती है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। ओके, एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि कभी भी एग्जाम में आप लोगों को कोई टर्म 1100 इस तरीके से आए, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में कोई भी टर्म हो और उसके बेस में छोटा सा 2 लिखा हो, इसका मतलब है कि वो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी नंबर है जिसके बेस में 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। डेसिमल नंबर होते हैं जिसके भी बेस में 10 लिखा होता है, तो वो होते हैं आपके डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी ब्रैकेट में ऐसे छोटा सा 8 लिखा होगा तो वो होंगे आपके ऑक्टल नंबर्स। तो आप लोगों ने ये 4 नंबर सिस्टम्स को याद रख लेना है। आगे डिटेल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डिंग सोर्स ऑफ डेटा। सो रिकॉर्डिंग सोर्स ऑफ डेटा क्या है, डेटा का रिकॉर्ड करने का एक तरीका जो होता है वो क्या है, बुक्स में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर यानी कि पत्रिका जो होती है, मैगजीन, समाचार पत्र या फिर इंटरनेट क्लिपिंग्स जो होती हैं, किसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। सो ऑल ऑफ दी अबव आर दी करेक्ट आंसर। आपको कोई नॉलेज है, आप उसको लिख करके एक बुक बना सकते हो, मैगजीन, जर्नल या न्यूज़पेपर में उस डेटा को दे सकते हो, इंटरनेट में उसको सेव कर सकते हो, तो इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। सो देखो जहां पर भी हाइब्रिड की बात आती है, हम लोग आईसीटी पढ़ रहे हैं ना, आईसीटी क्या होता है, कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। सो जब भी हम लोग आईसीटी के अंदर हाइब्रिड की बात करते हैं, मतलब कि दो चीजों को मिला करके जब एक ही यूनिट बन जाती है तो उसको हाइब्रिड बोला जाता है। सो हाइब्रिड क्या होता है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, दो कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, एंड वो कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। सो अभी तक हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, और एनालॉग कंप्यूटर्स कुछ इस तरह से हम लोगों को नजर आते हैं। ओके, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कम समय है इसलिए ये क्विक रिविजन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। फटाफट से इसको देख लीजिए, एंड अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट्स हो, आपको ये पीडीएफ ग्रुप में चाहिए तो आप लोग एक बार ग्रुप में मैसेज जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है, MICR डिवाइसेस कैन रीड व्हाट। सो MICR का मतलब क्या होता है, MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्निशन हो सकता है या फिर रीडर भी हो सकता है, दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन एग्जाम में होंगे तो रीडर पे जाइएगा, ठीक है। सो MICR डिवाइस किसको रीड करते हैं, देखो आप सभी ने चेक तो देखे होंगे, है ना, बैंक्स में जो चेक जाते हैं, चेक के ऊपर एक स्पेशल इंक होती है जिससे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उस इंक को रीड करने के लिए ये डिवाइस होती है जिसको MICR बोला जाता है। मैग्नेटिक इंक होती है, उसके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है MICR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो इथरनेट किसका एग्जाम्पल है, लैन, मैन एंड वैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आंसर पे जाने से पहले आपको फुल फॉर्म्स बता देती हूँ। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, हिंदी मीडियम के लिए भी सेम चीजें रहेंगी, आईसीटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
ओके। सो ये 3 तरीके के नेटवर्क्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एक तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऊपर से दूसरी चीज़ होती है कि मान लीजिए कि ये मेरा एक ऑफ़िस है, ठीक है? इस ऑफ़िस में हर एक फ्लोर सिर्फ़ मेरी ही कंपनी का है, ग्लोबल ऑनलाइन कंपनी का ही है। सो यहाँ पर अगर हम एक अपना ही नेटवर्क बनाते हैं, इस कंपनी में कम से कम 200 कंप्यूटर्स हैं लगे हुए, ठीक है? सो यहाँ पर अपने ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क हमने बना दिया, तो वो होता है लैन नेटवर्क। छोटा नेटवर्क है जिसका एरिया सिर्फ एक बिल्डिंग, एक रूम, एक फ्लोर तक का हो सकता है। मैक्सिमम एक बिल्डिंग आप कैप्चर कर सकते हो। लैन के बाद आता है मैन। अब मैन मैन क्या होता है, देखो आप लोगों ने केबल टीवी सुने होंगे, तो ये जैसे एक लैन है, एक बिल्डिंग है, ये लैन 2 है, ये लैन 3 है, ये लैन 4 है, ठीक है? ये सभी लैन्स को मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बन गया, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। इसको मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बन गया जिसको मैन बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस होते हैं। एक मान लीजिए वहाँ पर आप लोगों का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, एक आप लोग ये मान सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, एक हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट है, कोई और डिपार्टमेंट है। सबके अपने-अपने नेटवर्क हैं, उन सबको मिला करके एक पूरा कैंपस का नेटवर्क जो बनेगा उसको मैन बोला जाता है। केबल टीवी वाले भी ऐसे करते हैं कि घर एक-एक बिल्डिंग को मिला करके नेटवर्क बनाएँगे और पूरी सिटी को कवर कर लेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क का एक बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। ठीक है? हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ। इंटरनेट में डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एक टर्म होती है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब ये है वो वाइड। ओके? सो इसका मतलब है इंटरनेट, जो कि हम कहीं भी, किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया, किसी भी कॉन्टिनेंट में जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ईथरनेट। जो एग्जांपल है वो किसका है? लैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द कंप्यूटर्स आइडेंटिफाइड ऑन द इंटरनेट? सो इंटरनेट में मैंने आप लोगों को अभी बताया, एक क्वेश्चन हमने कवर किया कि इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका आधार कार्ड है, और कंप्यूटर जो इंटरनेट को यूज कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस होता है। हर एक सिस्टम का यूनिक एड्रेस होता है ये। नेक्स्ट है ये, देखो ये आ गया बाइनरी नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है? अब जैसे अगर आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लिखते हो ना 38, तो आपके कंप्यूटर को 38 के बारे में भी नहीं पता होता, वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में समझता है चीजों को। तो इसमें बोला गया है कि बाइनरी नंबर में 38 को, देखो 38 की बेस में नीचे 10 लिखा है ना, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो बाइनरी 10 मतलब डेसिमल, ठीक है? 38 एक डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो इसके बेस में 2 लिखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो आंसर देखो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा इस पे। वैसे तो एक सेपरेट वीडियो में लेकर आई हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए मैं इसको बता देती हूँ। सो देखो इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 है बेस में, ठीक है? 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 है, 9 2 जा 18, पूरा ये कैलकुलेट हो गया, 19 2 जा 36, सो बेस रह गया 0। उसको फिर से 2 से करेंगे, 9 2 जा 18 होता है, लेकिन यहाँ पर 19 है तो कैरी रह गया 1। 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पर 9 है तो कैरी आ जाएगा 1। 2 2 जा 4, कैरी आ जाएगा 0 क्योंकि ये ओवरऑल कैलकुलेट हो चुका है। 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है? कैलकुलेट हो गया तो 0 आ गया, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब इसको रीड हमेशा यहाँ से करना है, ये 1 है, ठीक है? इसको रीड इस डायरेक्शन में करना है, तो इसको लिखेंगे 1 0 0 1 1 0। तो 1 0 0 1 1 0 हियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? सो इसी तरीके से मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को ये भी देती हूँ कि आप मुझे बताइए 35, चलो 35 नहीं 25 को आप लोग इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताइए, आपका आंसर सही है या गलत है, मैं बताऊंगी कमेंट का रिप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट? सो मेमोरी यूनिट क्या होती है? जैसे आप लोग देखो बिट बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सब चीजें यूज करते हो ना, आप बोलते हो आज मेरे पास इतने जीबी डेटा है, वो सब क्या है? वो मेमोरी के यूनिट्स हैं। तो स्मॉलेस्ट होता है निबल, ठीक है? उसके बाद बिट, बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरी ये मेमोरी यूनिट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो का भी लिंक शेयर करूंगी। बहुत इजी ट्रिक्स के साथ वो चीजें मैंने आपको याद करवाई हैं।
नेक्स्ट है SRAM स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मैंने आप लोगों को बता दिया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। S मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। अगर डी रैम होता, ठीक है, ये डी रैम होता, रैम तो सेम रहेगा। डी का मतलब होता है डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट? सो लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है? वो है योटाबाइट। गीगाबाइट आप लोगों ने देखा होगा, जीबी, डेली आपको कितना जीबी डेटा मिलता है? 2 GB 3 GB, तो वो है गीगाबाइट। सॉरी, ये गेटाबाइट है, गेटाबाइट नहीं, गीगाबाइट होता है जीबी, ठीक है। और यहाँ पर योटाबाइट सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट है 1 बाइट इज इक्वल्स टू व्हाट? यानी कि एक बाइट जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है 8 बिट्स के बराबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे छोटे 8 बिट्स को मिला करके जो एक ब्लॉक बनेगा उसको एक बाइट बोला जाता है, ठीक है। Next question is given below are two statements. One is labeled as assertion, another is reason. Assertion बोलती है sniffing is a form of tapping phone wires, यानी कि स्निफ करना, यानी कि फोन की जो तार होती है उस पर टैप करना, ऐसे हाथ से हम टक 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 करते हैं ना, उस चीज को इसमें बोला गया है कि स्निफिंग बोला जाता है। इसका कारण ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस विच अटैकर्स यूज टू कैप्चर डेटा पैकेट्स कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें बोला गया है कि स्निफिंग को यूज करके जो हैकर्स होते हैं, जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो आपके डेटा को कैप्चर कर लेते हैं, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, फोन की वायर्स को टैप करके। यहाँ पर देखो, अभी देखो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी गलत एक्सप्लेनेशन दी और आप लोग जरूर उसमें सोच रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रही हूं मैं कि स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर। मैंने आप लोगों को बोला कि टैप का मतलब जो हाथ से हम टक 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 करते हैं। आप लोगों ने बोला अच्छा ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन टैप करना क्या होता है? आईसीटी में, कंप्यूटर, इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी की जो टर्म है उसमें टैप का मतलब होता है आपकी फोन वायर्स को वो मतलब कैप्चर कर रहे हैं कि आप वहां पर क्या चीजें कर रहे हो। आप बोलते हो ना कि हाँ जैसे कोई फ्रॉड कर रहा है, पुलिस वाले आपके कॉल को टैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस वाले टैपिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो आपकी फोन वायर्स को जब कोई टैप करता है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने फ्रॉड कर लिया मेरे साथ, मैं पुलिस के पास चली गई, पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस ने बोला कि फिर उस नंबर से कॉल आएगा तो हमें बताना। मैंने बताया तो पुलिस ने क्या किया, मेरे कॉल को टैप करना शुरू कर दिया, यानी कि वो कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करने लग गए। इस प्रोसेस में अटैकर आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जो डेटा पैकेट्स है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अ वायरस टाइप दैट इज केपेबल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट यूजर इंटरेक्शन इज नोन एज वॉर्म, ठीक है, कीड़ा। अब देखो ये नाम इतने इंटरेस्टिंग रखे होते हैं ना आईसीटी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कि आप लोग इजीली याद रख सकते हो। अब जैसे देखो पहले हम लोगों ने वायरस पढ़ा, आप लोगों ने कंप्यूटर वायरस, तो चलो सब बच्चों को नहीं पता होगा कि इंटरनली कैसे काम करता है, लेकिन आप लोगों ने कोरोना वायरस तो सुना था। कोरोना वायरस एक पर्सन से शुरू हुआ, दूसरे पर्सन पे गया, दूसरे पर्सन से शुरू हुआ, तीसरे पे गया, चौथे पे गया, चाहे वो लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, चाहे उन लोगों ने एक दूसरे के हाथ से कुछ खाना खाया, या एक दूसरे की सांस उनके आसपास क्रॉस हुई, नहीं हुई, तब भी वो वायरस फैल गया। वही चीज कंप्यूटर वायरस में भी होती है, चाहे कि कोई यूजर उस वायरस वाले कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करे या फिर ना करे, वायरस अगर एक बार आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है और अपने आप को डुप्लीकेट करता जाता है। वही वर्म का बात भी यही होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई डॉग है, किसी डॉग की बॉडी में अगर वर्म्स लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, तो साथ में भी अगर कोई डॉगी होगा या फिर वो डॉगी इस जगह पर बैठा है, बाद में चला गया, दूसरा डॉगी आया, वो सेम जगह पर आकर बैठ गया, तो वो वर्म्स उस पे लग सकते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी वर्म क्या होते हैं? वायरस का ही एक टाइप होता है, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे बिना उसकी शेयरिंग के भी अपने आप आगे को बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वायरस के टाइप्स में ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, बूट सेक्टर आ जाता है, जो कि ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको इमेजेस और रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ रिलेट करके बताया है। आप लोगों ने पक्का वो वीडियो नहीं देखी होगी, नहीं देखी है तो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आप सभी के साथ लिंक।
नेक्स्ट है A2F सिस्टम इज यूज्ड इन विच नंबर सिस्टम। सो देखो नंबर सिस्टम में हमने बाइनरी की बात की, बेस 2 होता है, ऑक्टल की बात की, बेस 8 होता है, डेसिमल की बात की, बेस 10, हेक्साडेसिमल बेस 16। लेकिन हमने देखो जो वैल्यूज होती है ना वो 0 से 9 होती है। एक बार मैं इसको ना आपको क्लियर कर ही देती हूँ, वैसे तो सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है। देखो बाइनरी में बेस होता है 2, वैल्यूज यानी कि सिर्फ दो वैल्यूज लेता है 0 और 1। ठीक है, सो इसने क्या किया, सिर्फ दो वैल्यूज को यूज किया। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास ऑक्टल। ऑक्टल में होती है 8 वैल्यूज, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यूज होती है। तो टोटल यहाँ पर इसने कैप्चर कर दी 8 चीजें। डेसिमल में बेस होता है 10, यानी कि 10 वैल्यूज हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक हो गई टोटल 10 वैल्यूज कैप्चर। वहीं अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में, मैंने आपको बताया 16 वैल्यूज। सो 16 का मतलब ये नहीं है कि 0 से 15 तक वैल्यूज होगी, ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। 16 में यहाँ पर मतलब होता है कि 0 से 9, 9 के बाद तो फिर 1 2 3 4 शुरू हो जाता है, तो उसके बाकी के जो नंबर्स हैं वो A से F तक चलते हैं। तो उसमें बोला है कि A से F तक कौन सी वैल्यू यूज होती है, तो करेक्ट आंसर है हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ओके, इसमें A का मतलब होता है, देखो 0 से 9 तक आ गया, उसके बाद A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, इस तरीके से वैल्यूज बढ़ती जाती है 15 तक। The process of copying files to a CD-ROM is known as। आप सभी ने सीडी तो यूज की होगी, देखी होगी, ठीक है। सीडी के अंदर जब भी कोई फाइल, कोई भी डेटा, कुछ भी चीज एंटर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बर्निंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। सीडी का मतलब क्या होता है, सीडी की फुल फॉर्म। अब देखो होमवर्क क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देती हूँ आपको, आंसर नोटबुक में नोट कर लीजिए पहले, और उसके बाद वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों के रिवीजन के लिए ही बोल रही हूँ, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है पर्सनली, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज व्हाट। सो सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। ट्रिक मैंने आपको बता दी है पहले, 38 को हमने कैसे सॉल्व किया था। नेक्स्ट है GIF, JPG, BMP, PNG, ये किस फाइल के एक्सटेंशन है, यानी कि किस फाइल के नाम है। ऑडियो, इमेज, वीडियो, डेटा, टेक्स्ट। सो ये क्या है, ये है आपकी इमेज फाइल। इमेज फाइल होती है ना डॉट, जैसे आप लोग फोन में भी इमेज होती है ना, आप लोगों ने कोई भी फोटो खींच ली, उस फोटो में जा करके आप उसकी डिटेल्स में जब जाओगे तो इमेज का नाम बहुत होगा, डॉट करके ना उसमें JPG या PNG कुछ ऐसे लिखा होगा, तो वो इमेज बताती है। वीडियो होता है MP4, और भी बहुत सारे होते हैं। ऑडियो में सबसे बेस्ट है MP3, ठीक है। तो ऐसे रहती हैं चीजें। टेक्स्ट में आपके पास PDF भी हो सकता है, TXT भी हो सकता है, WORD वर्ड भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ DVD and CD using letter R indicated that it is read only। स्टेटमेंट 2 बोलती है वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू अलाउ अ यूजर टू गेन एक्सेस टू द इंटरनेट। सो डीवीडी और सीडी में जो वर्ड आर यूज किया जाता है उसका मतलब होता है रीड ओनली। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका मतलब रीड ओनली बिल्कुल भी नहीं होता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिया, ठीक है। रीड ओनली नहीं होता है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू अलाउ यूजर टू गेन एक्सेस टू इंटरनेट। वेब ब्राउजर की मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वेब ब्राउजर्स हमें मदद करता है कि अगर हमारे पास इंटरनेट भी है तो इंटरनेट के अंदर की चीजों को हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के अंदर की चीजों को वहां पर हमें ये सर्च करने में मदद करता है। आर का मतलब रीड ओनली नहीं होता, रीराइटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HDMI ports allow output from a computer to an HDMI enabled device। So इसमें HDMI का फुल फॉर्म पूछा गया है, वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड है, देखो ईमेल मैसेज हैज बीन सेंट फ्रॉम A to B C D E and F। सो A ने क्या किया, B C D E और F इन सबको मेल भेज दिए। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अच्छे से सुनिएगा, ये टॉपिक जो है ईमेल के अंदर CC और BCC में से पूछा जाता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, एंड BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड यहाँ पर अंधा, यही मतलब है इसका, ठीक है। F does not know that C was sent the message। इसमें बोला गया है कि F, जिसको BCC कैटेगरी में रखा गया है, F को नहीं पता कि C को भी ये मैसेज भेजा गया है। C does not know that D was sent the message। C को ये नहीं पता कि D को भी मैसेज भेजा है, चाहे ये दोनों CC कैटेगरी में है।
ई डज नॉट नो दैट एफ वॉज सेंड द मैसेज, ई को नहीं पता कि एफ को भी मैसेज भेजा है। डी डज नॉट नो दैट बी वॉज सेंड द मैसेज, डी को नहीं पता कि बी को भी मैसेज भेजा गया है। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि ये क्या बात हुई, हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर बीसीसी जो मैंने आप लोगों को बताया, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लाइंड मतलब अंधा। बीसीसी के अंदर जितने भी लोग होंगे उनमें एक दूसरे को नहीं पता चलेगा कि दूसरे को मैसेज या मेल भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया। यानी कि ई को ये नहीं पता कि एफ को भी मेल गई है, एफ को भी ये नहीं पता चलेगा कि बी को ई को मेल गई है। वहीं अगर सीसी की बात करें, ये कार्बन कॉपी है, तो सी को पता है कि डी को मेल गई है और डी को भी पता है कि सी को मेल गई है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिसके भी नाम होंगे उन लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता चलेगा। ओके, उनको वहां पर सिर्फ दो नाम नजर आएंगे, एक तो ये नाम कि किसने भेजा है और दूसरा अपना नाम, अपना ईमेल आईडी मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। मूक में बोला गया है, मूक की फुल फॉर्म है मैसिव मींस देयर आर that there can be huge number of learners who can enroll for the course। मूक में होता है, M का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं, एक साथ इसमें जो है इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मूक इन्वॉल्व्स यूज ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीजों का मूक यूज करता है टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स लोकेटेड इन रिमोट एरियाज, जो कि कन्वेंशनल क्लासरूम में नहीं जा सकते। यानी कि जो बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर दूर अच्छी जगह पर पढ़ने नहीं जा सकते, मूक इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को ये बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकता है, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के बेस पर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, 1 GB इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये देखो इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी हियर। सो इसको सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का क्या है, ये वाला है, ठीक है। और एक अच्छा तरीका ये है, व्हाट हेक्साडेसिमल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू हेक्साडेसिमल डिजिट सी एंड डी आर एडेड टुगेदर। तो मैंने आपको क्या बताया था, ए का मतलब होता है 10, बी मतलब 11, 12, 13, ई 14 एंड F15, ठीक है। सो इसमें बोला गया है कि C और D को दोनों को जोड़ो, C और D दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 को उसके बाद जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वो यहाँ पर है। इस क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ना मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ऑलरेडी एक वीडियो है, कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।